जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से अपनी एक और क्लास लेकर के। और जो आज की जो क्लास रहेगी हमारी, वो मेरे मित्रों हिस्ट्री की रहेगी। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्हें हमें पता है, हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत। और उसमें जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। और हमने जो ये टॉपिक उठाया था, ये स्टार्टिंग किया था कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों को या किस प्रकार से जो विदेशी लोग थे, पश्चिमी जो देश थे, उन्हें किस प्रकार से भारत की आवश्यकता पड़ी या भारत आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रीजन थे, कौन कौन सी सिचुएशन पैदा हुई। उसमें हमने जो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उनके बारे में बात करी, फिर डचों के बारे में बात करी। और ऐसे करते करते जो हमारी जो लास्ट क्लास रही थी, वो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो फ्रांसीसियों को लेकर के चल रहा था, जो कि लास्ट में सबसे लास्ट में आए थे। फ्रांसीसियों के ऊपर जो बात चल रही थी, जो लास्ट क्लास थी, फ्रांसीसियों के ऊपर हमारी क्लास थी। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी कोई भी नई क्लास रहती है वो पीछे वाली क्लास से टच रहती है। तो जो नए स्टूडेंट है कृपया करके वो पहले वाली क्लास को देखेंगे। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी की सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। तो जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन या किस प्रकार से आई। और इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं भाई? आज फ्रांसीसियों की। भाई फ्रांसीसियों को लेकर के, फ्रांसीसियों को लेकर के हमारी बात हो रखी है। ओके भाई, फ्रांसीसी कब आए, कैसे आए? देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, जो पिछली क्लास भी मैं 2 मिनट रिवाइज कराऊंगा आपको। जैसे मैंने बात करी थी कि लुई 14वें के समय में, जो फ्रांस के सम्राट थे उस समय, लुई 14वें के समय में एक उनके मंत्री थे कोलबर्ट। उन मंत्रियों के, उस मंत्री के प्रयास से इन्होंने एक कंपनी खड़ी करी 1664 में। हालांकि इन्होंने क्या किया था, पहली बार जो मेडागास्कर द्वीप की तरफ आए थे, लेकिन वहां पर सफल नहीं हुए। और जो पहली जो इन्होंने कंपनी जो खड़ी करी थी वो सरकारी कंपनी थी, पूरा सरकार ही उस कंपनी का क्या खर्चा वहन करती थी। पहली बार जब ये मेडागास्कर द्वीप में आए तो वहां पे अपने उपनिवेश स्थापित करने में सफल नहीं हुए। उसके बाद 1667 में ये फ्रैंको कैरो के नेतृत्व, नायक फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में ये भारत पहुंचे। और 1667 में जब ये भारत पहुंचे तो 1668 में पहली, देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता है कि फ्रांसीसियों ने पहली कंपनी की स्थापना कहां पर करी? तो 1668 में फ्रैंको कैरो ने सूरत के अंदर पहली कंपनी, फ्रांसीसियों की पहली कंपनी की स्थापना कर दी। भाई यहां तक क्लियर होगा। फ्रैंको कैरो के साथ एक व्यक्ति और भी थे, मरकाना, जो इस्फहान नामक जगह से संबंध रखते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनसे परमिशन लेकर के मुसलीपट्टनम में दूसरी कंपनी की स्थापना कर दी 1669 में। उसके बाद 1672 में इन्होंने क्या किया, सेंट थोमे नामक एक जगह थी, वहां पर इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। लेकिन जब कब्जा कर लिया तो वहां पर क्या हुआ, जो गोलकुंडा के जो नवाब थे और जो डचों की सम्मिलित सेना ने इनको हरा दिया 1673 में। साल भर के अंदर ये सारी की सारी बातें हो गई। अब जब 1673 की बात करें हमने, तो 1673 में एक इनका एक जो नाविक, क्या बोलते हैं उसके, समुद्री जो नाविक, जो एडमिरल था, द ली हाय, उसका नाम था भाई द ली है। एक्चुअल इन्होंने क्या किया था, सेंट थॉमस जो जगह थी उसके ऊपर कब्जा किया था। बाद में ये युद्ध में हार गए, संयुक्त सेना से युद्ध में हार गए, तो ये उनके हाथ से निकल गई। और वो जो जगह थी सेंट थॉमस की, किसको मिल गई भाई? वो डचों को मिल गई। नवाब ने किसको दे दिया? डचों को उस जगह को दे दिया। उसके बाद बात करें 1672 की, जब ये बात 1673 में क्या हुआ, इसके साथ 2 लोग और आए थे, फ्रैंको मार्टिन और द लिस्पने। ये 2 लोग इसके साथ और आए थे। ये क्या थे एक्चुअल में? ये दोनों क्या थे? गैर पेशेवर सैनिक थे भाई। ये दोनों क्या थे? गैर पेशेवर सैनिक थे। और इन्होंने क्या किया था, एक व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। व्यापारिक कोठी की इन्होंने स्थापना करी। उस जगह का नाम क्या है? पांडिचेरी। आपसे पूछा जा सकता है कि पांडिचेरी की स्थापना कब की तथा किसने की? पांडिचेरी, यहां पर जो इन्होंने पांडिचेरी की जो स्थापना करी वो कैसे करी थी? वो भाई एक वलिकोंडापुरम के सूबेदार थे। वलिकोंडापुरम के जो सूबेदार थे, पिछली बार मैंने जब अपनी क्लास में इसमें बात करी थी, तो जो इसके जो सूबेदार थे शेर खां लोदी, जो कोंडापुरम के जो सूबेदार थे शेर खां लोदी, उससे परमिशन लेकर के इन्होंने पांडिचेरी के अंदर एक व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी थी, पांडिचेरी
पांडिचेरी के अंदर जब इन्होंने स्थापना कर दी और ये पूर्ण रूप से किलाबंद कोठी थी। ये सारी की सारी बातें हम अपनी पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं। ये मैं आपको सिर्फ 2-3 मिनट में रिवाइज कराने के चक्कर में था ताकि आप लोग इससे टच हो जाएं। हमने वहां तक बात कर ली थी जब फ्रैंको मार्टिन को पांडिचेरी का क्या बना दिया गया था, गवर्नर बना दिया गया। और 1706 तक ये इसके कह रहे हैं गवर्नर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि 1706 में भाई कौन गवर्नर थे, तो इसके पहले गवर्नर कौन थे, प्रमुख कौन थे, कब बनाए। तो जो इसके जो प्रमुख थे पांडिचेरी के, जो फ्रैंको मार्टिन को कब बनाया था, 1774 में। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं अपनी पिछली क्लास के अंदर आप लोगों के बीच में डिलीवर कर चुका हूं। चलिए दोस्तों, तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं, जब ये इधर पूर्व की बात हो गई है, अब हम बात करेंगे एक बार बंगाल की तरफ की। एक बार बंगाल की तरफ की बात करेंगे। बंगाल में इन्होंने किस प्रकार से कैसे क्या क्या काम किया भाई। ओके भाई, देखिए बंगाल के उस समय एक सूबेदार थे। बंगाल के सूबेदार कौन थे? शाइस्ता खां। देखो भाई, हमने क्या किया पिछली क्लास में भी, आज भी मैंने रिवाइज किया। हमने क्या किया, किस प्रकार से फ्रांसीसी भारत के अंदर आए, कैसे उन्होंने अपने पैर यहां पर जमाने की कोशिश करी पूर्व की साइड में। अब मैं बात कर रहा हूं बंगाल की तरफ उन्होंने कैसे अपने आप को सेटल डाउन किया था। बंगाल की तरफ ही हम, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से भी निकल करके आते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, बंगाल के सूबेदार कौन थे? शाइस्ता खां थे। यहां इन्होंने क्या किया 1774 में। कब भाई? 1774 में फ्रांसीसियों ने क्या किया था, इनसे एक जगह ले ली। इनसे क्या किया था, एक जगह ले ली, और उस जगह का नाम क्या था? व्यापारिक कोठी के लिए। व्यापारिक कोठी के लिए क्या ले ली? एक जगह ले ली भाई, और उस जगह का नाम क्या था? चंद्रनगर। चंद्रनगर नामक जगह ले ली। अब जब चंद्रनगर नामक जगह शाइस्ता खान ने इनको दे दी 1774 में, 1774 में चंद्रनगर नामक जगह इन्होंने दे दी, तो इन्होंने यहां पर एक प्रसिद्ध व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी चंद्रनगर में। कब भाई? 1674 है, गलत बोल गया मैं, 1674 में क्या हुआ? 1690 जगह कब मिल गई इनको? 1674 में। 1690 और 1692 तक इन्होंने क्या किया, यहां पर प्रसिद्ध व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी। इन्होंने जो जगह मिली थी, तो व्यापारिक कोठी के लिए इन्होंने जगह ली थी, लेकिन जो बंगाल में जो कोठी की स्थापना की गई वो कब? 1690 और 92 के अंदर इन्होंने व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी भाई। आपसे पूछा जाएगा बंगाल के अंदर इन्होंने व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की? चंद्रनगर में इन्होंने व्यापारिक कोठी की अपनी स्थापना कर दी 1600। कब भाई? 1692। 90 से लेकर के 92 के बीच में इन्होंने प्रसिद्ध इनकी जो कोठी निकल करके आई। अब यहां पर कुछ घटनाक्रम हुई है, उन घटनाक्रमों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 1720 में क्या हुआ, इन्होंने जो फ्रांसीसी आए थे, हिचकोले खा रहे थे। कहीं अंग्रेजों से टक्कर हो रही है, कहीं इनकी नवाब से टक्कर हो रही है, कहीं भाई डचों से टक्कर हो रही है। तो 1720 के अंदर एक घटना घटी। 1720 में क्या हुआ, इन्होंने जो कंपनी थी फ्रांसीसी कंपनी, इंडीज की चिरस्थायी कंपनी, चिरस्थायी कंपनी स्थापित कर दी इन्होंने। कब? 1720 में। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है, इंडीज की चिरस्थायी कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इन्होंने क्या किया, मंथन किया और दोबारा से इसको क्या किया, नवनिर्माण कर दिया। यानी कि कंपनी तो पहले से थी, उसमें कुछ अमेंड करके इन्होंने क्या किया, इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के नाम से इन्होंने 1720 में यहीं पांडिचेरी चंद्रनगर के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, कंपनी की स्थापना कर दी। अब यहां पर जब कंपनी की स्थापना हो गई है 1720 में, जगह कब मिली? देखिए मैंने बात करी जगह किससे ली, शाइस्ता खां से ली। शाइस्ता खां कहाँ के थे? शाइस्ता खां बंगाल के सूबेदार थे।
कब ली जगह उन्होंने 1674 में ली। कंपनी कब खड़ी करी भाई 1690 और 92 में खड़ी करी। और किस पर्पज से ली थी, व्यापारिक कोठी के पर्पज से ली थी। 1720 में इन्होंने क्या किया, इंडीज की जो चिरस्थायी कंपनी थी वो इसकी स्थापना यहाँ पर इन्होंने कर दी। ये यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ जानी चाहिए। बंगाल को लेकर के जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पर दो चार बातें और हुई हैं। दो चार बातें क्या हुई हैं, 1720 से मैं एक बार मोटी बात बताऊं आपको, 1720 से लेकर के 1740 तक जो फ्रांसीसी कंपनियां थी इन्होंने काफी प्रोग्रेस करी। जो 1720 से लेकर के 1740 तक जो फ्रांसीसी कंपनियां थी इन्होंने काफी प्रोग्रेस करी भाई। सॉरी भाई, ये बीच में डिस्टर्बेंस हो गया है, माफ़ी चाहूँगा, मैं भूल गया था मैं आज इसको साइलेंट करना। ओके, लिनो और ड्यूमा, देखिए इन्होंने लिनो ये दो अधिकारी थे 1720 से लेकर के और 1740 के बीच में। इन्होंने फ्रांसीसी जो थोड़ी सी बीच में गड़बड़ेशन सी हुई थी उसको इन्होंने क्या किया, स्थिरता देने की कोशिश करी। उन्हें क्या किया, समृद्धता प्रदान करने की इन्होंने कोशिश करी। 1720 से लेकर के 1740 के बीच का जो युग था इनके का क्या था, प्रोग्रेस का युग था। काफ़ी प्रोग्रेस हुई और उसके जो श्रेय किसको जाता है, एक लिनो नाम के व्यक्ति थे और एक ड्यूमा नाम के जो अंग्रेज अधिकारी थे, फ्रांसीसी जो अधिकारी थे, इन व्यक्तियों को ये श्रेय जाता है। ओके, आपको काल पता होना चाहिए कि किस काल में इन्होंने समृद्धि हासिल करी थी। ओके, यहां पर क्या हुआ, यहां पर 1700 बताऊं मैं आपको भाई, एक बात ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, 1721 में इन्होंने मॉरिशस पर कब्जा किया। मॉरिशस पर कब्जा किया, कहां पर भाई, मॉरिशस पर। उसके बाद 1725 में इन्होंने कहां पर किया, जो मालाबार तट है, मालाबार तट के पास एक जगह है, मालाबार तट के ऊपर एक जगह है माही, काफी इंपॉर्टेंट जगह है भाई, इसके ऊपर भी काफी रोड़ा रहा है। माही पर इन्होंने कब्जा किया, माही पर इन्होंने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। और 1721 में मॉरिशस पर, 1725 में इन्होंने माही पर, और 1739 है कराइल या कराईकल नामक जगह पर इन्होंने क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। और वहां पर क्या कर दी इन्होंने भाई, व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी। अब देखो, बात फ्रांसीसियों की शुरू, यहां पर एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और याद मेरे ख्याल में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए, मेरा तरीका कुछ अलग रहता पढ़ाने का, आप लोगों को सबको पता है। ओके, मैं एक सेकंड में रिवाइज कराऊंगा, 1 मिनट में रिवाइज कराऊंगा आपको। देखिए, फ्रांसीसियों के बारे में जिक्र करी, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से इन्होंने 1674 में जगह ली थी। उसी जगह पर इन्होंने क्या किया, 1690 और 92 के बीच में एक कंपनी खड़ी करी और उस जगह का नाम क्या था, चंदन नगर। और बाद में उस कंपनी का क्या किया इन्होंने, दोबारा से उस कंपनी को क्या किया इन्होंने, मतलब जो अपना क्या बोलते हैं उसको, दोबारा से उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करके इन्होंने इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के नाम से कंपनी की यहाँ पर स्थापना कर दी और जो कि प्रसिद्ध कंपनी है यहाँ पर बनी। ओके, उसके बाद बात करें भाई 1720 से लेकर के 1700, ये कंपनी कब खड़ी करी थी इन्होंने, 1700, ये जो चिरस्थायी कंपनी की स्थापना कब करी थी ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद 1720 से लेकर के 1740 तक की जो बात हुई उसमें क्या हुआ, लिनो और ड्यूमा नाम के जो व्यक्ति थे, जो फ्रांसीसी अधिकारी थे, इन फ्रांसीसी अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत करी और जो समृद्धशाली इसको बनाने की कोशिश की यहाँ पर इन्होंने कर दी भाई। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये 1700 इंडीज जो है 1720 हो चुका है। उसके बाद 1721 में मॉरिशस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। 1725 में इन्होंने मालाबार तट के ऊपर एक जो जगह थी माही, वहाँ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 1739 में इन्होंने क्या किया, कराइल की जो कराइल या कराईकल नामक जगह पर भी इन्होंने क्या कर लिया, अपना व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी। यहाँ तक इनकी क्या थी, ये प्रोग्रेस थी। यहाँ तक इन्होंने अपने पैर फैलाए, किन्होंने, फ्रांसीसियों ने। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन करके आते हैं। यहां पर जो था सिस्टम, इनकी जो फैलने की जो वो थी, यहां पर खत्म होती है
फ्रांसीसियों ने अपने आप को स्थापित कर लिया है इंडिया के अंदर, बहुत बेहतरीन स्थिति में पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, जब पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने अपने पैर जमाए, उसके बाद फिर डच आए, फिर उसके बाद अपने अंग्रेज आए हैं, तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किया था कि सबको धीरे धीरे सेट करना प्रारंभ कर दिया। सेट करने से मतलब मेरा ये है, उन्होंने धीरे धीरे सबके ऊपर अपना मतलब अपने आप को उनसे ऊपर उठाने दिखाने की इन्होंने कोशिश की और वो ऊपर उठते चले गए। अब लास्ट में बात सिर्फ किनके बीच में फंस रही थी, जो पेच था वो फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच में फंसा हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में था। अब इनकी आपस में क्या थी, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में क्या रहा, संघर्ष रहा इनके बीच में। और इस संघर्ष में कौन जीतेगा, कौन भारत के अंदर सर्वशक्तिमान बनेगा, वो वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। जैसे मैं कर्नाटक के युद्धों का जिक्र करूंगा, कर्नाटक के युद्ध कैसे कैसे हुए, क्या सिचुएशन थी, क्या राजनीतिक कंडीशन थी वहाँ पर, कैसे कैसे जो सारी बातें हुई, आगे हम वो पढ़ने वाले हैं। आप इसको एक बार राइट डाउन करेंगे। अब जो संघर्ष चलेगा, अब यहाँ पर एक बात क्लियर होगी कि दो शक्तियाँ आमने सामने हैं। कौन सी, इधर अंग्रेज आमने सामने हैं, इधर अंग्रेज हैं और इधर कौन है भाई, इधर अपने फ्रांसीसी हैं। अब इन दोनों के बीच में टकराव जरूरी है, और वो टकराव क्यों जरूरी है वो आगे हम बात करने वाले हैं। चलिए एक बार आप राइट डाउन करें, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ भाई। हो गया भैया आप लोगों का। फ्रांसीसी में अंग्रेज संघर्ष, फ्रांसीसी आ गए हैं, अब संघर्ष रहेगा इन दोनों के बीच में, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष रहेगा। सिचुएशन हो चुकी है और ये लगभग 20 साल के करीब क्या रहा, संघर्ष रहा भाई। इनमें 20 वर्ष तक संघर्ष चला और 20 वर्ष के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपने आप को साबित कर दिया और वो सर्वशक्तिमान बन करके भारत के अंदर आ गए। आप देखिए, एक बार मैं वहां से चलूं तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको सिचुएशन समझाऊंगा वहां की, कि उस समय जहां पर ये दोनों शक्तियां हैं, किस प्रकार की जो राजनीतिक कंडीशंस हैं वो किस प्रकार से बनी हुई हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल करके आते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए मैं बात करूं एक बार आप लोगों से, मुगल, भारत के अंदर उस समय शासन किनका है, किसका है, मुगलों का है। जो मुगल बादशाह है उसका शासन है। अब यहां पर क्या होता है कि एक हैदराबाद के एक निजाम होते हैं जिनका नाम क्या है, निजाम उल मुल्क आसफ जहां। देखिए ये क्या है, ये भाई हैदराबाद के निजाम है। मैं एक बार इनके संघर्ष की कहानी बताऊं उससे पहले आप लोगों को एक बार उनकी पृष्ठभूमि का पता होना चाहिए कि उस समय राजनीतिक स्थिति भारत के अंदर किस प्रकार से चल रही है। तो मैंने बात करी निजाम उल मुल्क आसफ जहां, ये कौन है, हैदराबाद के निजाम है भाई। यहां तक क्लियर होगा। अब कहानी क्या है, मुगल जो बादशाह है इस व्यक्ति ने क्या किया, निजाम उल मुल्क शाह ने अपने आप को हम कह सकते हैं अर्ध स्वतंत्र घोषित कर दिया। घोषित क्या कर दिया कि कुछ बात माननी कुछ नहीं माननी, अपनी मर्जी चलानी। तो हम कह सकते हैं उस समय ये क्या था, आधा आधी आजादी, अर्ध स्वतंत्र, अर्ध स्वतंत्र इसने घोषणा कर दिया अपने आप को कि भाई मैं, मतलब एक किस्म से इसने क्या किया कि जो मुगल बादशाह के अंडर निजाम था हैदराबाद का निजाम, लेकिन इसने अपने आप को उस मुगल जो बादशाह था उसको इग्नोर करना प्रारंभ करे। एक बार इसको कहानी के तौर पे आप लोग एक बार सुनेंगे, समझेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर होंगे। उस समय जो सिचुएशन हुई, जब 17वीं शताब्दी के बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय क्या हुआ है, ये 20 से लेकर के 40 41 42 45 के बीच की बात है। तो जब इसने क्या किया, इसने अपने आप को अर्ध स्वतंत्र घोषित कर दिया। घोषित क्या कर दिया, मानना ही नहीं, अपने आप को क्या नवाब घोषित कर दिया, हैदराबाद का नवाब। और ये नवाब के नाम से जाना जाता था भाई। ओके, अब
ये अर्ध स्वतंत्र है, किससे? मुगल शासक से अर्ध स्वतंत्र है। अब इसके अंडर एक जगह है कर्नाटक, कर्नाटक भाई, कर्नाटक है। अब ये जो कर्नाटक जो जगह है ये कहां थी? जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, वह इसके जो पीछे का जो हिस्सा था, अब देखिए मैप है नहीं, कभी मैप हुआ तो मैं जरूर एक बार आप लोगों को बताऊंगा जरूर। कोरोमंडल तट हुआ, उसके जो पीछे का जो हिस्सा था, पीछे का जो हिस्सा था, उस जगह को किस नाम से जाना जाता था? कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। उस जगह को किस नाम से जाना जाता था? कर्नाटक के। और वो जो जगह किसके अंडर आती थी? हैदराबाद के निजाम के अंडर आती थी। अब यहां पर क्या था? एक नायब सूबेदार था भाई, एक नायब सूबेदार था। ये व्यक्ति था जो वहां का नायब सूबेदार था, शायद में भी शेर खां। जो नायब सूबेदार था, इसने क्या किया? ये उस इलाके में नवाब के नाम से जाता था, नवाब। और इसने भी इसकी तरह, जिस प्रकार से इसने इससे अर्ध स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, अपने आप को अर्ध स्वतंत्र घोषित कर दिया था, इसी तरीके से इसने जो नायब सूबेदार था, इसने किसको? इसको भाई इग्नोर मारना शुरू कर दिया। ये इसके हाथ से निकल कर जो फैसले लेता था, इससे बिना पूछे फैसले लेने इसने प्रारंभ कर दिए। और यह वहां का नवाब के नाम से जाना जाता था। और जो इसका नाम था शेर खां। अब देखिए, जब शेर खां ने क्या किया, जो शेर खां ने सादत उल्ला खां, सादत उल्ला खां, ये यहां का क्या था भाई? नायब था, नायब सूबेदार। कहां का? कर्नाटक का। एक बात क्लियर होगी? अब देखिए, एक बार फिर समझेंगे आप लोग तो यहां पर बहुत बढ़िया सी बात समझ में आ जाएगी आप लोगों के। देखिए, उस समय सिचुएशन क्या थी? जो सेंटर कमांड थी, अगर हम मान सकते हैं, कौन थे भाई? मुगलों का राज था, मुगल। उसके बाद हैदराबाद में निजाम किसके अंडर था? मुगलों के। लेकिन वो अपने आप को अर्ध स्वतंत्र के तौर पे, अर्ध स्वतंत्रता, उसने अपने आप को अर्ध स्वतंत्र समझता था। काफ़ी सारे जो डिसीजंस थे वो नवाब के नहीं मानता था, मुगल शासक के नहीं मानता था, और वो नवाब के नाम से जाना जाता था। ये अर्ध स्वतंत्र शासक के तौर पे इसने अपने आप को स्थापित कर लिया हैदराबाद के निजाम ने। नाम क्या था? निजाम उल मुल्क आसफ जहां। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या हुआ? अब वहीं पर इसके अंडर एक जगह आती है कोरोमंडल तट, और उसके पीछे की जो जगह थी, इस जगह को किस नाम से जाना जाता है भाई? कर्नाटक के नाम से इसको जाना जाता है। कर्नाटक में एक नवाब, जो नायब सूबेदार था, उसे भी वहां उस इलाके में नवाब के नाम से जाना जाता था। किस इलाके में? जो कर्नाटक के अंदर था, नवाब सादत उल्ला खां। देखिए, अताउल्ला खां मत लिख लेना भाई, सादतुल्ला खां नाम पूछा जा सकता है आपसे कि उस समय कर्नाटक के नवाब कौन थे, तो सादतुल्ला खां, और ये भी अपने आप को अर्ध स्वतंत्र घोषित कर चुके। अताउल्ला खां नहीं लिख लेना। अताउल्ला खां एक गजल गायक थे। वो कभी यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, जब कभी हम भी 10वीं 11वीं +1 +2 में थे, तो वो उस समय सी चलती थी वो एक गज़ल उसकी, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, ऐसे, मतलब तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से अपने घर को जाओगे। ये अताउल्ला खां गज़ल काफ़ी बहुत पुराना फेमस है। चलो छोड़ो उस अताउल्ला खां को, मैं वहाँ पहुँच गया वापस। सादत उल्ला खां इसका व्यक्ति का नाम था भाई। चलिए, यहां तक आप लोगों को यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसने क्या किया? इसने अपने भतीजे को, किसने? सादत खां ने क्या किया? अपने भतीजे को क्या कर दिया भाई? वहां का अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया भाई। और किसकी मंजूरी के बिना भाई? इसके अंडर था ये, इसकी आसफ जहां की बिना मंजूरी के भाई, इसने कोई मंजूरी नहीं ली, और बिना मंजूरी के अपने भतीजे को इसने क्या कर दिया? अपना खुद का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और जो इसका जो भतीजा था, उसका जो नाम था वो था दोस्त अली खां। इसके जो भतीजा था जो इसने किया, उसका नाम क्या था? दोस्त अली
खां या दोस्त अली खां। अब जब इस बात से नाराज हो गया, इसको पता लग गया कि भाई ये भी स्वतंत्र हो गया तेरे से बिना पूछे, और इसने क्या कर दिया भाई, जैसे इन्हीं का कब्जा, अगली पीढ़ी भी इन्हीं की, उससे पीढ़ी भी इन्हीं की। एक्चुअल में होता क्या था, नायब सूबेदार डिटेल कौन करता भाई, अगर मैं बात करूं तो किसका हक बनता है, ये निजाम का बनता था, हैदराबाद की निजाम का बनता था। वो किससे पूछता, मुगल बादशाह थे। लेकिन वो खुद भी स्वतंत्र हो गया, उसकी देखा देखी इस भाई साहब ने भी अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, और उसके ऊपर एक डिसीजन ले दिया। डिसीजन क्या ले दिया भाई, अगला जो नायब रहेगा, नायब यहाँ का जो नवाब रहेगा, कर्नाटक का जो नवाब रहेगा, वो कौन रहेगा, मेरा भतीजा रहेगा। और भतीजे का नाम क्या लिख दिया उसने, दोस्त अली खां। मेरा मतलब मेरा नहीं मेरा नहीं, वो सादत अली खां, अताउल्ला खां, मतलब सॉरी, सादत अल्लाह खां का भतीजा रहेगा, दोस्त अली, ये क्या रहेगा, वहाँ का नवाब बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको सिचुएशन। और फिर आगे मैं आपको एक बार बढ़ूंगा, एक बार थोड़ा सा ऊट पटांग सा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं मेरे मित्रों, नेट लेवल पे भी बन जाते हैं, सीजीएल लेवल पे भी बन जाते हैं, आप लोगों को पता है। और कोई बात समझ नहीं आती तो आप लोग ज़रूर बताएंगे और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। कमेंट्स से याद आया, एक बार मैं 2-4 कमेंट्स थे पिछली क्लास के, जो हिस्ट्री की जो क्लास थी उसके बारे में मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि कैसे कैसे किन किन लोगों के क्या क्या कमेंट्स थे। 1 मिनट लूँगा भाई मैं। देखिए, ये अपनी हिस्ट्री की जो 10वीं क्लास थी, याद शायद 11वीं क्लास है, तो इसमें ये पहला जो कमेंट्स है शिव कुमार का, एवरी प्रॉब्लम हैज़ टू सॉल्यूशन, रन अवे भाग लो या पार्टिसिपेट भाग लो, चॉइस इज योर। क्या बात है भाई, शिव कुमार ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, कई बार मैसेज करता है और बहुत अच्छी मोटिवेशनल बातें लिखता है, बड़ी अच्छी समझदार बच्चा है ये, बहुत बढ़िया बात लिखता है। इसने क्या लिखा भाई, या तो भाग लो, अगर कोई देखो कोई भी प्रॉब्लम है तो हल जरूर, उसका प्रॉब्लम बनने से पहले हमेशा हल निकल करके आता है। अब जैसे कोविड-19 को लेकर के प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, कभी ना कभी हल तो निकलना है। जब ये प्रॉब्लम बनी है तो हल भी ज़रूर बना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, थोड़ा सा समय लगता है। इसने क्या बोला, एवरी प्रॉब्लम हैज़ टू सॉल्यूशन, प्रत्येक प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन होते हैं, या तो उससे आप आमना सामना करो या उससे भाग लो। यानी कि या तो भाग लो उसमें प्रॉब्लम में, या फिर भाग दो, एक तो वो दौड़ने वाला भाग और एक वो ज्वाइन वाला भाग, समझ गए आप। तो रन अवे भाग लो और पार्टिसिपेट भाग लो। वेरी गुड, चॉइस इज योर, यानी कि आपकी चॉइस है भाई। बहुत बढ़िया शिव कुमार भाई, थैंक यू। उसके बाद ये भाई इन्होंने ये विजेंद्र खुराना, सुपर से भी सुपर सर जी, जय हिंद, फैंटेस्टिक क्लास एंड टीचिंग मेथड। क्या बात है यार, थैंक यू विजेंद्र भाई, बहुत मोटिवेशन देते हो आप लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये आपका चार्ज का काम करते हैं। उसके बाद ये विजिसिक संधि लिखा है, ये विजिसिक संधि रिज्विक संधि है, ये शिव कुमार ने रिप्लाई किया, फ्रांसीसी द्वारा पांडिचेरी में संधि 1600। चलिए छोड़िए इसको, कोई बात नहीं। मोनिका जैन सर जी, बहुत बढ़िया भाई। मोनिका दैया, बहुत अच्छी वीडियो सर जी, वेरी नाइस क्लास जी, थैंक यू भाई, जय हिंद। उसके बाद ये पूजा रानी, थैंक यू सर, थैंक यू। उसके बाद ये नाइस नंदिनी भारती, ओके थैंक यू, इन्होंने लिखा नाइस सर, थैंक यू भारती जी, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद आप लोगों का। और भी 1-2 कमेंट्स हैं, इस क्लास पे कुछ कम कमेंट्स करें लोगों ने, चलिए कोई बात नहीं, कहने के बावजूद भी आप लोग मान करना तो आप लोगों ने अपने मन की बात है, चलिए कोई बात नहीं, भगवान आपको खुश रखे, करना अपने मन की ही है ज़िंदगी में। चलिए ओके, यहाँ पर मैं बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, हम रिवाइज की बात कर रहे हैं। सादतुल्लाह खान ने ये दोस्त अली खां को अपने भतीजे को क्या उत्तराधिकारी बना दिया, और ये बात क्लियर कर दी कि ये यहाँ का नवाब है। यहाँ तक आप इसको राइट डाउन कर चुके हैं। उसके बाद मैं आगे लेकर के चलता हूँ भैया आप लोगों को। ये मैं सिचुएशन, उस समय की जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है उस बारे में बात कर रहा हूँ, उस बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आप लोग रिप्लाई आसानी से करें। अच्छा ओके भाई, उसके बाद क्या हुआ, 1741 की बात है। 1741 मराठों ने क्या किया, मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया भाई, और यहां इन्होंने क्या किया, ये जो अपना दोस्त अली था, दोस्त अली को मार दिया, और चांद साहब ये इसका दामाद था भाई, इसको बंदी बना दिया। सिचुएशन क्या रही है देखो, 1741 में क्या हुआ, मराठों ने 1741 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक पर हमला कर दिया, और कर्नाटक पर जब हमला कर दिया 1741 में,
तो इन्होंने क्या किया, इसको हरा दिया, कर्नाटक को जीत लिया और दोस्त अली को क्या मार दिया, और चांद साहब जो इसके दामाद थे उसको क्या बना दिया, बंदी बना लिया। अब यहां पर क्या हो गया, अव्यवस्था फैल गई। अब यहां पर क्या हो गया, अव्यवस्था फैल गई। मराठों का तो काम यही था, जीतने, पैसे लूटने, चल भाई जयराम जी की। वो यहां पे उन्होंने इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी। तो क्या हुआ, जगह खाली होगी, किसकी खाली होगी, नायब सूबेदार की जगह खाली होगी। अब जब नायब सूबेदार की जगह खाली होगी तो आसफ जहां, जो निजामुल मुल्क आसफ जहां थे, उन्होंने क्या किया, जो उनके एक निजी व्यक्ति थे अनुरुद्दीन को क्या कर दिया भाई, अनुरुद्दीन को यहां का क्या बना दिया, नायब सूबेदार। अब देखिए, आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, सर पढ़ा रहे हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष, अभी गा रहे हैं ये भाई मुस्लिम मुगल शासन, उन्हीं के प्रशासन के बारे में, लेकिन हमें उनके संघर्ष को समझने से पहले भाई वहां की स्थिति को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आएगा इनके बारे में भी जिक्र। अब देखिए, अनुरुद्दीन नायब सूबेदार बना दिया, कहां का बना दिया भाई, कर्नाटक का। किसके बाद, जब मराठों ने कर्नाटक को जीत लिया। अब यहां पे अव्यवस्था फैल गई, लेकिन जो फ्रांसीसी थे और जो अंग्रेज थे, इन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। दोनों तटस्थ हैं और दोनों शांति से क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों शांति से क्या कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं भाई। दोनों के दोनों शांति से, अब तक दोनों के दोनों शांति से इन्होंने क्या व्यापार कर रहे हैं भाई, अपना पैसा कमा रहे हैं भारत के अंदर। अब देखिए एक बार सिचुएशन फिर बताऊंगा मैं एक सेकंड में। देखिए क्या हुआ, यहीं पे याद हो जाएगा। 1741 मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया, दोस्त अली को उन्होंने मार दिया और उसके जो दामाद थे चांद साहब, उसको क्या बनाया, बंदी बना लिया। अब हाथ में मौका आ गया किसको, हैदराबाद के निजाम को, और हैदराबाद के निजाम ने किसको, अनुरुद्दीन को क्या बना दिया, कर्नाटक का क्या बना दिया भाई, नायब सूबेदार बना दिया। यहां तक क्लियर होगा, कर्नाटक का जब नायब सूबेदार बना दिया। और उस समय फ्रांसीसी और अंग्रेज अब तक जो वहां पर अव्यवस्था फैली हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई हरकत नहीं करी और आराम से ये अपने इन्होंने व्यापार करते रहे। यहां तक क्लियर हो गया। अब जब ये व्यापार करते रहे तो यहां पर एक बार वर्ल्ड लेवल पे एक घटना घटित होती है 1740 में। ये बात कब की भाई, 1741 की। 1740 में मोरिया थेरेसा पहला। दूसरा, मान लो इसी बात को अगर ऐसे समझे हम, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी, को लेकर देखिए 1 2 3, तीसरी जो बात है वो बात ये अमेरिका के लुइनबर्ग जो उपनिवेश को लेकर के उपनिवेश। अब देखो मैंने 2 3 4 5 बातें लिख दी हैं। कैसे, क्या लिखा मैंने भाई, मारिया थेरेसा ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी को लेकर के और अमेरिका के लुइनबर्ग को लेकर के उपनिवेश के तौर पे। यूरोप में युद्ध हो गया, यूरोप में युद्ध हुआ। अब यूरोप तो भाई बहुत बड़ा है, किस किस के बीच में युद्ध होगा, अब आएगा मजा। किसके बीच में युद्ध हुआ, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। यहां पर भाई फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य यूरोप में युद्ध हो गया। अब देखो फ्रांसीसी और क्वेश्चन बना बहुत सुंदर सा मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध कब हुआ, तो मैंने क्या बताया, 1740 में एक सिचुएशन पैदा हुई वर्ल्ड लेवल पे। मारिया थेरेसा ऑस्ट्रेलिया जो था, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी को लेकर के इनमें आपस में विवाद होगा। मैं अब वहां का जिक्र नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा टॉपिक रह जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की सिचुएशन बनी थी, कौन उत्तराधिकारी कैसे क्या, वहां हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ इतना पता होना चाहिए एक सिचुएशन बनी, और सिचुएशन क्या बनी कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारिता को लेकर के इन दोनों में विवाद हो गया। फ्रांसीसी और दोनों शक्तियों में, अंग्रेजों के बीच में विवाद हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये जो अमेरिका के अंदर उपनिवेश था, अमेरिका भी उस समय उपनिवेश था, और वहां पर भी अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में लुइनबर्ग को लेकर के क्या हुआ, आपस में इनका झगड़ा हो गया और युद्ध प्रारंभ हो गया। अब जब जो युद्ध वहां प्रारंभ हो गया तो यहां पर जो डुप्ले था, देखो बहुत बढ़िया बात है भाई, डुप्ले। अब यहां पर मैं बताऊं ये डुप्ले कौन था।
डुप्ले प्रसिद्ध व्यक्ति था, जो मेरी पहली दूसरी क्लास थी। जिस व्यक्ति को डुप्ले के बारे में जानकारी लेनी है, वो डुप्ले के बारे में जानकारी लेनी, तो पहली दूसरी क्लास जहां मैंने शुरू किया था कि क्यों आवश्यकता पड़ी भारत के अंदर आने की, क्यों पश्चिमी देशों को पूर्व की तरफ व्यापार करने के लिए आना पड़ा, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी, किस प्रकार से उनका आगमन हुआ, तो जहां पर मैंने फ्रांसीसियों का आगमन को लेकर के बात करी थी, वहां पर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बताया कि डुप्ले कौन था। डुप्ले एक फ्रांसीसी था और ये सत्ता स्थापित करने में अहम रोल इसी व्यक्ति का था। फ्रांसीसियों की भारत के अंदर जो स्थापित करने में जो क्या अहम रोल मैं बोलूं या धुरी बोलूं तो कम ही रहेंगे, मेरे पास शब्द नहीं है। ये बहुत मतलब फ्रांस के लिए, अपने देश के लिए बहुत सारा इस व्यक्ति ने कुछ किया। तो डुप्ले ने फिर भी शांति बनाने की कोशिश करी, शांति बनाने की कोशिश करी और अंग्रेजों के साथ इसने क्या किया, शांति विचारों को, शांति को लेकर के जो विचार थे उनको प्रकट किया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तटस्थता का क्या किया, प्रमाण दिया इन्होंने, यानी कि बात छोड़े कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, उसको बोलते हैं भाई तटस्थता, मतलब ना आगे बढ़ना ना पीछे बढ़ना, वहीं रहना। अंग्रेजों की तरफ से इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं चली, लेकिन डुप्ले ने कोशिश करी कि भाई यहां पर शांति बनी रहे। समझ गए भाई? देखिए आज मैं कोशिश करूंगा, इस क्लास को थोड़ा सा लंबा जाएगी ये क्लास, लेकिन फिर भी आप लोगों को जहाँ तक मैं ले जाना चाह रहा हूँ मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा। थोड़ा सा संयम रखें, अच्छी क्लास है, पूरी क्लास देखें, ये नहीं कि स्किप करके कोई 2 मिनट की देख रहा है, कोई तो 3 मिनट की देख रहा है। और जब कभी कोई पेपर हुआ तो मेरे पास प्रूफ रहेगा कि देखो यार मैंने ये पढ़ाया था उस समय, शायद मे भी आप लोग ये पूरी क्लास देखते तो ये बात होती। पता नहीं कौन सी 1 मिनट आपकी ज़िंदगी बनवा देगी, कौन सी 1 मिनट आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। तो मेरे मित्रों जो इधर उधर जो वो देखते हैं, आप लोग सारी बातें समझ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, बस इतनी बोलूँगा। एक बार मैं इसको एक बार बता देता हूँ, दोबारा तीसरी बार बता रहा हूँ। देखिए मराठे आ गए, मराठों ने क्या क्या युद्ध किया, ये चांद साहब को इसने बंदी बना लिया, अनरुद्दीन यहाँ तक हो गया। उसके बाद 1740 की बात करी मैंने, वर्ल्ड लेवल की बात करी कि दोनों में मतभेद है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों में मतभेद हुआ। क्यों हुआ वो मैंने आपको बताया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर, मौर्य थ्रेसा या को लेकर के, उत्तराधिकारी को लेकर के इनका क्या हुआ, आपस में झगड़ा हुआ या विवाद उत्पन्न हुआ। एंड देन उसके बाद बात करें किसकी, अमेरिका के अंदर उपनिवेश को लेकर के इनकी आपस में क्या होगा, झगड़ा होगा। लेकिन डुप्ले ने फिर भी यहां पर शांति बनाए रखने की कोशिश करी, समझ गए। लेकिन युद्ध तो होना है, युद्ध तो होगा। यदि किसी, क्यों वो बोलते ना एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक साथ 2 बराबर व्यक्ति नहीं रह सकते, या तो एक दूसरे को कम होना होगा या एक को ज्यादा होना होगा। दैट्स राइट, आप नोट कर चुके हैं, मैं आगे बढ़ता हूं, रफ कर रहा हूं भाई। अब देखिए भाई, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, देखो भाई मैं एक बार क्वेश्चन फॉर्मेट में बात करूं, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1746 से लेकर के 1748 तक कर्नाटक के जो युद्ध हुए हैं एक दो, उनको प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहली बात यहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज। पहली बात भाई, पहली बात ये होगी भाई। दूसरी बात ये होगी कि किसके मध्य हुआ, फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज। मेरी भाई हिंदी पे नहीं जाना, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है मेरी हिंदी, ठीक है, ओके। तीसरी बात करूं भाई मैं, इस युद्ध का प्रारंभ किसने किया, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने इस युद्ध का स्टार्टअप किसने किया भाई, अंग्रेजों ने। चौथी जो क्वेश्चन बनता है आप लोगों का वो ये बनता है, इस युद्ध का रिजल्ट क्या रहा। तो ये जो युद्ध था ये भाई बराबर रहा, इसमें ना तो अंग्रेज हारे ना ही फ्रांसीसी हारे, और एक संधि के द्वारा बराबर सा इनको रिजल्ट रहा इनका, जो मैं आगे बताऊंगा। लुइनबर्ग फ्रांसीसियों को मिल गया, मद्रास किसको मिल गया, भारत में जो मद्रास था वो अंग्रेजों को मिल गया। यहां तक क्लियर हो गया भाई, ओके।
अब बात करूंगा इस युद्ध की सिचुएशन की कि कैसे कैसे युद्ध की जो कंडीशंस बनी है, कैसे कैसे सिचुएशन बनी है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, एक बाटम नाम का एक व्यक्ति था, अंग्रेज अधिकारी। उसने क्या किया, उस अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया, फ्रांसीसियों के कुछ जहाज पकड़ लिए। अब फ्रांसीसियों के जो जहाज पकड़े हैं, फ्रांसीसियों के जहाज पकड़े तो फ्रांसीसी जो डुप्ले था, गवर्नर डुप्ले था, और जो डुप्ले उस समय थे, डुप्ले ने क्या किया, जो अपने नवाब हैं उनके पास गए। उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो, एक बार इसको कहानी के तौर पे सुनेंगे, फिर मैं क्वेश्चन फॉर्मेट बताऊंगा। फ्रांसीसियों के कुछ जो जलपोत थे वो पकड़ लिए। किसने पकड़ लिए भाई? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने जब ये पकड़ लिए तो वो गवर्नर थे डुप्ले, वो नवाब के पास गए। नवाब ने उनको छोड़ने के लिए बोला अंग्रेजों को कि आप इसको छोड़िए, इनके जहाज़ों को। तो उन्होंने इस बात को गौर नहीं करी। जब इस बात की गौर नहीं करी तो होता क्या है, जो डुप्ले था उसने क्या किया, मॉरिशस, देखिए 1921 में जब मॉरिशस पर कब्जा किया था तो मॉरिशस के जो गवर्नर थे उनसे मदद मांगी, और 3000 सैनिक लेकर के वो लोग कहां पर आ गए, भारत के अंदर कोरोमंडल तट पर पहुंच गए। अब जब वो कोरोमंडल तट पर पहुंच गए तो उन्होंने मद्रास का घेरा डाल लिया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। अब जो मॉरिशस के जो गवर्नर थे उनके दिमाग में एक बात थी कि ठीक है, कुछ पैसा लेंगे, छोड़ देंगे, वापस दे देंगे मद्रास को और हम वापस चले जाएंगे मॉरिशस। लेकिन उन्होंने क्या किया, मॉरिशस से जो गवर्नर आए थे, बोर्डन करके गवर्नर थे, ली बोर्डन करके गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, 40,000 पाउंड के बदले मद्रास को जीत करके भी छोड़ दिया। लेकिन डुप्ले इस बात को नहीं माना और उसने क्या किया, जैसे वो चले गए फिर वापस डुप्ले ने क्या कर लिया, उसका घेरा डाल लिया मद्रास का और जीत गया। अब अंग्रेज नवाब के पास गए कि भाई इसने ये घेरा डाल लिया, ये घेरा उठवाओ। अब नवाब ने जब डुप्ले को बोला तो डुप्ले ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए एक बात बोली नवाब को, कि जो बात क्या बोली नवाब को ये बात, और नवाब कौन उस समय, अनवरुद्दीन है, आपको पता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो आसफ जहाँ थे उन्होंने अनवरुद्दीन को जो उसके नज़दीकी थे उसको बना दिया था नायब, जो नवाब वहाँ का, कर्नाटक का नवाब। तो सारी की सारी बातें कर्नाटक की हो रही हैं। उसने ये बोला नवाब को कि भाई मैं ऐसा करूँगा, इन अंग्रेजों को भगा करके ये जो मद्रास है मैं आपको दे दूंगा। लेकिन इस बात पर शंका होगी, किसको, नवाब को, और युद्ध संभव होगा भाई, युद्ध क्या होगा, संभव होगा। और 48 के अंदर सेंट थोमे के नाम से युद्ध हुआ। सेंट थोमे का जो युद्ध हुआ था सर्वप्रमुख कर्नाटक के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये जो युद्ध रहा, इस युद्ध में ये युद्ध हुआ किस किस के बीच, फ्रांसीसियों के बीच, और किसके बीच हुआ, ये नवाब के मध्य हुआ। फ्रांसीसियों ने मात्र 200 पेडाराइज करके, जो इनके कैप्टन साहब थे, एक अधिकारी थे फ्रांसीसियों के, पेडाराइज, मात्र 230 फ्रांसीसी सैनिक और 750 हिंदुस्तानी सैनिक लेकर के इन्होंने 10,000 जो सैनिक थे नवाब के, उनको युद्ध में हरा दिया और बहुत सारी बातें निकल करके आई। वो बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया, देखिए युद्ध किस किस के मध्य हुआ, 1740, ये फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज के मध्य हुआ। अंग्रेज बराबर, इसका रिजल्ट क्या रहा, बराबर रहा। प्रारंभ किसने किया, युद्ध का जो प्रारंभ था किसने किया, प्रारंभ देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, पहल किसने करी, तो पहल जो करी वो आप लोगों के बीच में है भाई। ओके, बार्नेट के नेतृत्व में। अब देखो, अब जो कहानी मैंने सुनाई उसकी बताता हूं मैं। बार्नेट एक अंग्रेज अधिकारी हैं, इन्होंने क्या किया, जहाज, जलपोत, फ्रांसीसी जलपोतों को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया भाई, कब्जा कर लिया या जीत लिया। अब डुप्ले कहां गया, डुप्ले चला किसके पास गया भाई, नवाब के पास गया। नवाब ने अंग्रेजों को छोड़ने के लिए बोला, अंग्रेजों ने नवाब की बात को नहीं सुना भाई, नहीं सुना। अब जब नहीं सुना तो डुप्ले ने क्या किया, जो मॉरिशस के गवर्नर हैं, मॉरिशस के गवर्नर, उनसे मदद मांगी और वो 3000 सैनिक लेकर के कहां पहुंच गए, कोरोमंडल। कोरोमंडल के तट, एक मिनट भाई,
ये कोरोमंडल के तट पर पहुंच गए। और जो ये मॉरिशस के जो गवर्नर थे, ये 3000 सैनिक लिए इन्होंने और इसकी डुप्ले की जो मदद के लिए पहुंच गए हैं कहां पर, कोरोमंडल पर। तो इनका नाम क्या था, ला बोर्डोन। अब ये जब 3000 सैनिकों के पास पहुंच गए और इन्होंने किसका घेरा डाल दिया, मद्रास का भी, मद्रास का घेरा डाल दिया और मद्रास को जीत लिया। किससे, अंग्रेजों को वहां से भगा दिया और मद्रास को इन्होंने जीत लिया। लेकिन इनके दिमाग में एक बात थी कि ये कुछ ना कुछ रेवेन्यू चाहते थे और 40,000 पाउंड, भाई 40,000 पाउंड के बदले इन्होंने क्या कर दिया, वापस किसको दे दिया, मद्रास को वापस अंग्रेजों को दे दिया। भाई यहां तक क्लियर होगा, वापस अंग्रेजों को इन्होंने दे दिया। लेकिन ये खटक बैठ गई किसके, डुप्ले के, और डुप्ले ने वापस क्या कर दिया, इसका दोबारा घेरा डाल दिया, वापस घेरा डाल दिया डुप्ले ने और इस पर कब्जा कर लिया। भाई 1 मिनट में रिवाइज कराता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखिए, मैंने बात करी फ्रांसीसी युद्ध, कर्नाटक का युद्ध प्रथम 1740 से 1748 फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ। प्रारंभ किसने किया, प्रारंभ अंग्रेजों ने किया है, एंड देन बराबर रहा। इसका रिजल्ट क्या रहा, बराबर रहा। सिचुएशन क्या बनी है, सिचुएशन ये बनी कि बॉर्टन नाम के जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, इनके जहाजों को पकड़ लिया। जब पहली यानी कि शुरुआत किसने करी, अंग्रेजों ने। किसके जहाज पकड़े, फ्रांसीसी के जहाज पकड़े। वो रिपोर्ट लेके कहां गए, नवाब के पास गए। नवाब की अंग्रेजों ने सुनी नहीं। तो फिर डुप्ले ने क्या किया, मॉरिशस के जो गवर्नर थे लाबोर्डेन, उनके पास रिक्वेस्ट करी। वो 3000 सैनिक लेकर के वहां पर पहुंच गए और उन्होंने वहां पर आकर के क्या किया, वहां पर आकर के उन्होंने मद्रास पर घेरा डाला और मद्रास को जीत लिया। लेकिन 40,000 पाउंड के बदले वो वापस उसको देके चले गए। लेकिन ये बात हजम नहीं हुई, किसको हजम नहीं हुई, डुप्ले को हजम नहीं हुई। और डुप्ले ने क्या किया, वापस मद्रास का घेरा लगा दिया। अब जब वापस मद्रास का घेरा लगा दिया तो आगे एक बार आप इसको नोट करें, आगे की बात मैं आगे आपको बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, हो गया होगा, मेरे ख्याल में 2 बार रिवाइज कराता हूं तो आप लोग साथ के साथ नोट करते होंगे। शायद इस वीडियो में आपको भाई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस महसूस हो, ये आवाज़ आ रही है कहीं से बाहर की, हल्की फुल्की आप लोगों तक पहुँचेगी ज़रूर, तो डोंट माइंड। सिचुएशन ऐसी है कि किसी को कुछ बोला भी नहीं जा सकता भाई, ओके। हाँ, लेकिन मैं इस वीडियो, ओके। अब क्या होता है भाई, मद्रास का घेरा डाल दिया। मद्रास के घेरे में जब नवाब के पास बात पहुंची, नहीं मानी। नवाब को उसने उल्टा कूटनीति, नवाब को क्या बोला, किसने बोला, डुप्ले ने बोला भाई, डुप्ले ने क्या बोला कि भाई मैं ये जो मद्रास है ये आपको दे दूंगा। किसको दे दूंगा, नवाब को। लेकिन नवाब ने इस बात को नहीं माना। नवाब को कुछ शंका हुई और युद्ध होना लाजमी हो गया। और सेंट थोमे का युद्ध 1748 के अंदर हुआ और ये महत्वपूर्ण युद्ध था भाई, महत्वपूर्ण युद्ध था, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके भाई, कुछ देखिए, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक बार जो आज हमने क्लास के अंदर किया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास मेरे को यहाँ पे रोकनी पड़ेगी, नहीं तो आज लंबी चलनी थी क्लास। कुछ आवाज़ आ रही है बाहर से, अननेसेसरी आवाज़ आपको शायद वीडियो में भी सुनाई दे रही होगी, इस वजह से हमें अपनी वीडियो रोकनी पड़ेगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, 5-10 मिनट की और थी। अब मैं बता देता हूँ आपको, एक बार देखो रिवाइज करें। हमने बात करी थी किसकी, फ्रांसीसी की बात करी। फ्रांसीसी कब आए, भारत आए तो 1664 ईस्वी में उन्होंने कंपनी एंड दी कंपनी, जो 1664 में इन्होंने कंपनी की स्थापना करी थी, कंपनी इंडीज करके इन्होंने कंपनी की स्थापना करी। 1668 ईस्वी में भारत में पहली बार इन्होंने कंपनी लगाई। पहली बार कंपनी कहाँ पर लगाई, सूरत में लगाई। दूसरी कंपनी मछलीपट्टनम में लगाई इन्होंने, गोलकुंडा के उससे लेकर के परमिशन लेकर के। उसके बाद मैंने बात करी सीधी आज के कहाँ से करी, बंगाल से करी मैंने। बंगाल में किस प्रकार से उन्होंने शाइस्ता खान से परमिशन लेकर के जो चंद्रनगर था वहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना करी, अपने प्रसिद्ध व्यापारी कोठी की वहाँ पर स्थापना करी। किस प्रकार से डुप्ले का हाथ रहा, किस प्रकार से मार्टिन का हाथ रहा, किस प्रकार से फ्रैंको कैरो का हाथ रहा, किस प्रकार से फ्रैंको मार्टिन का हाथ रहा, किस प्रकार से मार्टिन 1706 तक। और 1701 में, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, 1701 में क्या जो पूर्व की जो कंपनियां थी, पूर्व की कंपनियों को पांडिचेरी जो जगह थी,
पांडिचेरी को मुख्यालय बना दिया पूर्व की कंपनियों का 1701। और 1706 तक क्या रहे हैं, 1706 तक मार्टिन वहाँ के क्या रहे हैं, प्रमुख रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने बात करी भाई किस प्रकार से इनकी जो आपस में बिगड़ी, मैंने एक बार वर्ल्ड लेवल पे बात करी किस प्रकार से वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया को लेकर के किस प्रकार से इंग्लैंड में और फ्रांस के अंदर जो विवाद उत्पन्न हुआ, वो युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध था, ये इनके बीच में जो युद्ध है उसका विस्तार कह सकते हैं, उस युद्ध का विस्तार कह सकते हैं। बीच में बार्टन नाम के जो व्यक्ति थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इनके जहाज छीने, तो वो पूरी की पूरी सिचुएशन यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई किस प्रकार से। और जो अब जो युद्ध होने वाला है, वो जो लाजमी युद्ध हो गया है, वो नवाब के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होगा, और जिसे सेंट थोमे का 1748 में महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के जो बीच में युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1746 में। भाई मैं माफ़ी चाहूँगा आज के लिए, लेकिन फिर भी आज के जो अपने ये था, और जो हम दोबारा मिलेंगे, कोई समझ नहीं आया, कुछ आप लोगों को कुछ पता नहीं लग रहा है, तो एक बार आप कमेंट्स जरूर करेंगे। हम दोबारा से फिर बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में मैं एक और क्लास लेकर के हाजिर हूँगा, और यहीं से जो सेंट थोमे का जो युद्ध है, यहीं से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं दोबारा जल्दी आप लोगों के बीच में एक और क्लास लेकर के।